साथियों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए इन प्रश्नों पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में कविता क्या है, कविता का हेतु क्या है, कविता का प्रयोजन क्या है, इस संदर्भ में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना। पहला विकल्प है भामह, दूसरा विकल्प है दंडी, तीसरे विकल्प में कुंतक का नाम है और चौथे में आनंदवर्धन। तो दोस्तों देखा जाए तो भामह ये जो पहला विकल्प है ये अपने आप में सही विकल्प है, क्योंकि भामह जो कि अलंकारवादी हैं, 6वीं शताब्दी के हैं, काव्य अलंकार इनकी एक रचना है। भामह ने ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया गया है, इसलिए ये पहला विकल्प अपने आप में सही है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य दंडी ने निम्नलिखित में से किसको काव्य का हेतु माना। अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति या प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान व अभ्यास, इन तीनों को। दोस्तों देखा जाए तो आचार्य दंडी भी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। आचार्य दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान व अभ्यास, इन तीनों को काव्य का हेतु माना। हेतु का मतलब कारण होता है, कविता करने के पीछे का जो कारण है वो इन्होंने 3 कारण गिनाया। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान जिसको व्युत्पत्ति कहते हैं, और अभ्यास, ये 3 कारण बड़े प्रसिद्ध हैं। दंडी ने इन 3 कारणों की, इन 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्न साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से दोस्तों इसमें देखा जाए 4 विकल्पों में से ये जो तीसरा विकल्प है सा, ये अपने आप में सही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले रस दिया गया है। क्योंकि रस जो है भरत मुनि का समय जो है 2री शताब्दी है और रसवादी आचार्य भरत मुनि कहे जाते हैं, तो ये 2री शताब्दी हो गया। दूसरा है इस विकल्प में अलंकार संप्रदाय या अलंकार सिद्धांत, ये भामह का है, 6वीं शताब्दी भामह का समय है। तीसरा है रीतिरात्मा काव्यश, वामन ने कहा, 8वीं शताब्दी इनका समय है। और चौथा है दोस्तों ध्वनि, 9वीं शताब्दी, ध्वनिवादी आचार्य हैं ये आनंदवर्धन, तो 9वीं शताब्दी इनका समय है। तो दोस्तों इस दृष्टि से देखा जाए तो 2री शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी, तो ये कालक्रम की दृष्टि से ये जो तीसरा विकल्प है स, ये अपने आप में सही है। बाकी सब में देख रहे हैं पहले में रीति, रस, ध्वनि, अलंकार, इसमें भी जो है क्रम वो नहीं मिल पाता। रीति वामन का है, 8वीं शताब्दी हो गया, रस भरत मुनि का है, 2री शताब्दी हो गया, ध्वनि 9वीं शताब्दी, अलंकारवादी आचार्य भामह हैं तो 6वीं शताब्दी। तो इस दृष्टि से सारे विकल्प गलत हैं। ये जो तीसरा विकल्प है दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। विरेचन सिद्धांत बड़ा चर्चित सिद्धांत भी है विरेचन सिद्धांत। पहला विकल्प है लोनजाइनस, दूसरा अरस्तु, तीसरा आई.ए. रिचर्ड्स और चौथा है दोस्तों प्लेटो। तो दोस्तों आप जानते हैं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक अरस्तु माने जाते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है विरेचन सिद्धांत किसका है, अरस्तु का है दोस्तों विरेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भामह के अनुसार काव्य के कितने दोष हैं। दोस्तों कविता के अपने दोष होते हैं, गुण होते हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दोष और गुणों का उल्लेख किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है भामह ने कितने काव्य दोषों का जिक्र किया है। तो दोस्तों भामह ने 3 या 5 या 7 या 9, इनमें से कौन संख्या सही है, कितने काव्य दोषों का इन्होंने उल्लेख किया है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों देखा जाए तो भामह ने 3 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। इनके 3 काव्य दोषों में दोस्तों पहला काव्य दोष है सामान्य काव्य दोष। सामान्य काव्य दोष के अंतर्गत भी बहुत सारे काव्य दोष आते हैं। दूसरा है दोस्तों वाणी दोष। वाणी दोष भी कई तरीके का होता है। और तीसरा जो इन्होंने उल्लेख किया अन्य दोष करके, इन्होंने बहुत सारे दोषों को उसमें
दिखा दिया है। तो इस प्रकार से 3 काव्य दोष इसमें देखने को मिलते हैं भामह के अनुसार। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुख्यार्थ हतिर्दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य वामन। ये 4 आचार्यों का नाम दिया है और पूछ रहा है कि मुख्यार्थ हतिर्दोषः काव्य दोष यह किस आचार्य का है? तो दोस्तों मुख्यार्थ हतिर्दोषः यह जो काव्य दोष है यह आचार्य मम्मट के द्वारा सुझाया गया है। यानी मुख्य अर्थ का जब हनन हो तो वो एक प्रकार का दोष माना जाता है कविता का। तो काव्य दोष का ये जो लक्षण है ये आचार्य मम्मट के द्वारा सुझाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व दोष, अप्रयुक्त दोष, च्युत संस्कृति दोष या क्लिष्टत्व दोष। इन 4 दोषों का इसमें विकल्प में 4 दोषों का नामोल्लेख किया गया है। पूछ रहा है कि नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान में कौन सा काव्य दोष है? बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ भी चुका है। दोस्तों देखा जाए तो श्रुति कटुत्व दोष वहां होता है जहां कोई भी शब्द या वर्ण सुनने में कठोर लगे, कटुत्व यानी बड़ा कड़वा लगे, बिल्कुल खटखट की आवाज जैसे आए कानों में, इस तरह का दोष अगर होता है तो श्रुति कटुत्व दोष होता है। उपयुक्त पंक्ति जो है उसमें इस तरह का दोष दिखाई नहीं देता। दूसरा है दोस्तों अप्रयुक्त दोष। ये अप्रयुक्त दोष वहां होता है जहां कोई अप्रयुक्त शब्द कविता में रख दिए जाएं, ऐसे शब्द जो प्रचलन में ना हो, प्रयोग में ना हो और कविता में रख दिए जाएं तो वहां अप्रयुक्त दोष होता है। तीसरा है च्युत संस्कृत दोष, व्याकरणिक त्रुटि जहां हो। और चौथा है क्लिष्टत्व दोष, जहां क्लिष्टता से कोई अर्थ निकले। तो दोस्तों इस तरह से देखें तो ये जो दूसरा विकल्प है अप्रयुक्त दोष, ये विकल्प सही है क्योंकि इसमें एक शब्द है पवमान। पवमान शब्द दोस्तों यहाँ पवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पवन माने वायु होता है, तो पवन के लिए पवमान शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए पवन के लिए पवमान शब्द प्रयोग में लाए जाने के कारण यहाँ अप्रयुक्त दोष है। दोस्तों ये दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि जब अर्थ ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। ये जो पूछ रहा है कि अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो लेकिन उससे संबद्ध हो, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर ये पहला विकल्प होगा, क्योंकि इसमें साफ पूछा जा रहा है कि जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा कहेंगे दोस्तों। यानी अभिधा से अर्थ ग्रहण ना हो, अभिधा माने सीधे सीधे कोई चीज कही जाए, जैसे कहा जाए कि तुम मूर्ख हो, सीधे सीधे कहा जा रहा है, तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। कहा जाए कि तुम गधे हो, तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? ये लक्षणा है दोस्तों। और कहा जाए कि तुमको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है। यानी जहां लक्षार्थ ध्वनित हो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहां व्यंगार्थ यानी व्यंग ध्वनित हो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और जहां सीधे सीधे कोई बात कही जा रही है वहां अभिधा होती है। तो ये जो प्रश्न है उसका विकल्प पहला दोस्तों सही होगा। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, कल्चर एंड अनॉर्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में कल्चर एंड अनॉर्की ये आई.ए. रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बाकी सारी रचनाएं आई.ए. रिचर्ड्स की है। अब प्रश्न ये उठता है कि कल्चर एंड अनॉर्की जब आई.ए. रिचर्ड्स की रचना नहीं है तो ये किसकी रचना है? तो दोस्तों मैथ्यू अर्नाल्ड, ये पाश्चात्य विद्वान हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड बड़े प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके द्वारा रचित ये पुस्तक है कल्चर एंड अनॉर्की। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
श्याम सुंदर दास अथवा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये 4 नाम दिए गए हैं। और प्रश्न है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यानी एक तरह से कविता का डिफिनेशन दिया जा रहा है, कविता की परिभाषा दी जा रही है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता के संबंध में, कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो ये दूसरा विकल्प सही है। 11वां प्रश्न है, यह भी कविता की एक तरह की परिभाषा ही दी जा रही है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास अथवा डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र बहुत बड़े हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का ही ये कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। दोस्तों, 12वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामा। वक्रोक्त, कुंतक वक्रोक्ति के प्रतिपादक माने जाते हैं। कुंतक 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है दोस्तों, कुंतक का। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ, ये जो तीसरा विकल्प है ये सही है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ जो हैं ये वक्रोक्त के विरोधी आचार्य माने जाते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? आइए, रिचर्ड्स, अरस्तु, प्लेटो, एलियट। हमारी जो मूल्यांकन संबंधी धारणाएं होती हैं उसका संबंध मानसिक उद्वेगों से मानने वाले विद्वान कौन है? दोस्तों, ये जो पहला विकल्प है आइए रिचर्ड्स, ये सही है, क्योंकि आइए रिचर्ड्स ने ही ऐसा माना कि जो हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाएं हैं उसका संबंध हमारी हमारे मानसिक उद्वेग हैं उनसे होता है। 14वां प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व क्या है? बिंब कविता का एक विषय है। बिंब बनता है, इमेज जिसको कहते हैं, एक प्रकार की कविता की खूबसूरती आप कह सकते हैं। बिंब विधान बड़ा चर्चित है और बिंब विधान पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी लेखनी चलाई है और अपने अपने मत दिए हैं। तो बिंब के अनिवार्य तत्व क्या हैं पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है सपाट बयानी, दूसरा है यथार्थता, तीसरा है ऐन्द्रियता और चौथा है कल्पना व विवरणात्मकता। तो दोस्तों, देखा जाए तो कल्पना व विवरणात्मकता, यानी कल्पना भी हो, बिना कल्पना के बिंब हो ही नहीं सकता, और विवरणात्मकता, ये 2 चीजें जो हैं ये बिंब के अनिवार्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति ही पुनः क्वापि, कथन किसका है? बहुत ही चर्चित कथन और अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति ही पुनः क्वापि। पहला विकल्प है भामह, दूसरा दंडी, तीसरा राजशेखर और चौथा है दोस्तों मम्मट। तो देखा जाए तो इस 15वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों मम्मट, क्योंकि मम्मट का ही कथन है ये कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। 11वीं शताब्दी के बड़े चर्चित विद्वान हैं मम्मट, बहुत बड़े आचार्य थे, और इन्हीं का कथन है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति ही पुनः क्वापि। दोस्तों, 16वां प्रश्न है कि शरीरम तवादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये भी पंक्ति जो है, परिभाषित वाक्य जो है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भामह, दंडी, राजशेखर या मम्मट, ये 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि शरीरम तवादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, दंडी जो कि अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं, उन्हीं का कथन है कि शरीरम तवादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 17वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विभिन्न वाद हैं, सिद्धांत हैं, और इधर आचार्यों के नाम दिए गए हैं और इधर सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं। शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसको सुमेलित करना है। दोस्तों देखा जाए तो पहला नाम है यहाँ शंकुक का,
संकुक। दोस्तों संकुक जो हैं ये अनुमितिवाद, ये पहला सुमेलन अपने आप में सही है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं संकुक। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद के हैं, ये दूसरा विकल्प भी, दूसरा सुमेलन भी सही है। तीसरा भट्टनायक है। भट्टनायक दोस्तों भुक्तिवाद से संबद्ध हैं। और चौथा है अभिनव गुप्त, ये अभिव्यक्तिवाद से संबद्ध हैं। तो ये पहला दूसरा सही है अपने आप में, ये दोनों सही हैं। और तीसरा जो है भुक्तिवाद है और अभिनव गुप्त का संबंध जो है वो अभिव्यक्तिवाद से है। बहुत बार पूछा जाता है। अब दोस्तों इसमें कई प्रश्न आ गए। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संकुक का संबंध किससे है, तो संकुक का संबंध अनुमितिवाद से है। तो भट्टलोल्लट का संबंध उत्पत्तिवाद से है, भट्टनायक का संबंध भुक्तिवाद से है, अभिनव गुप्त का संबंध अभिव्यक्तिवाद से है। तो इसमें कई प्रश्न समेकित हो गए, समाहित हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलन से संबंधित प्रश्न है। दर्शन यानी विभिन्न जो विद्वान हैं अभी अभी जिनका नाम लिया गया, वो किस दर्शन से प्रभावित हैं, ये पूछा जा रहा है। संकुक, भट्टलोल्लट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। दोस्तों संकुक की अगर बात की जाए तो अभी भी आपने देखा अनुमितवाद संकुक का वो सिद्धांत था। तो दोस्तों संकुक जो है न्याय दर्शन से संबंधित है संकुक। दूसरा इसमें नाम है भट्टलोल्लट का। दोस्तों भट्टलोल्लट मीमांसा दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक तीसरा इसमें जो नाम दिया गया है भट्टनायक, भुक्तिवाद या भोगवाद जिनका सिद्धांत था। भट्टनायक का संबंध साक्ष्य दर्शन से है और अभिनव गुप्त का संबंध दोस्तों न्याय दर्शन से है। तो इस प्रकार ये इन चारों का सुमेलन किया गया और इन पर भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ये तो सारे प्रश्न एक ही में समाहित कर दिए गए, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न दोस्तों बनते हैं इनसे। 19वां प्रश्न है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है। आचार्य राजशेखर, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत जो है आचार्य राजशेखर का है। आचार्य राजशेखर बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध विद्वान हैं, संस्कृत के आचार्य हैं। इन्हीं का कथन है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति। 20वां प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बहुत बार इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं परीक्षाओं में। किसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, किसने 20 मानी है, किसने 8 मानी है, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य राजशेखर, मम्मट, कुंतक या भरत मुनि। भरत मुनि का संबंध समय जो है दोस्तों ये 2री शताब्दी है। तो आचार्य भरत मुनि ने ही 10 काव्य गुणों की संख्या मानी है। तो ये चौथा विकल्प सही है, आचार्य भरत मुनि, इन्होंने ही 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। 21वां प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना की। चित्र तुरंग न्याय बहुत बार पूछा गया है भी परीक्षाओं में। आचार्य संकुक, अभी भी आया था, अनुमितिवाद वाले आचार्य संकुक, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भरत मुनि। तो दोस्तों ये जो पहला विकल्प है आचार्य संकुक, इन्होंने ही चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना की, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 22वां प्रश्न है कि इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आचार्य जयदेव, आचार्य भामह, आचार्य केशव और आचार्य आनंदवर्धन। तो दोस्तों देखा जाए तो जयदेव भी, आचार्य जयदेव ये अलंकारवादी आचार्य हैं। भामह तो अलंकारवादी है ही हैं 6वीं शताब्दी के। आचार्य केशव भी इनसे प्रभावित हैं, तो हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं आचार्य केशव, ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। भूषण बिन्नु विराजे कविता वनिता मित्र लिखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये चौथा विकल्प अपने आप में ये सही है, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य की कैटेगरी में नहीं आते। 23वां प्रश्न है बिहारी का बड़ा चर्चित दोहा कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सरोपा लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों एक प्रश्न आया था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पर, उसमें मैंने बताया था कि जब सीधे सीधे कोई बात कही जाए
तो वहाँ अभिधा होती है, यानी जहाँ वाच्यार्थ प्रधान होता है वहाँ अभिधा होती है, और जहाँ लक्ष्यार्थ प्रधान होता है वहाँ लक्षणा होती है, और जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान होता है दोस्तों वहाँ व्यंजना होती है। और व्यंजना में भी ये अभिधा मूला व्यंजना है ना, अभिधा मूला व्यंजना। यानी अब देखिए ये जो वृषभानुजा और हलधर के वीर, ये दो शब्द हैं, इन शब्दों से जो अर्थ ध्वनित हो रहा है उस अर्थ ध्वनित होने के कारण जो है यहाँ व्यंजना उत्पन्न हो रही है। क्योंकि वृषभ अनुजा, इसको जब तोड़ देंगे, वृषभ अनुजा, वृषभानुजा यानी वृषभानु राजा वृषभानु की पुत्री एक अर्थ हुआ, और दूसरा वृषभ अनुजा यानी बैल की बहन वृषभ अनुजा, और दूसरा यहाँ हलधर के वीर, हलधर माने बलराम, वीर माने भाई, बलराम के भाई, और दूसरा हलधर, हलधर माने बैल को भी हलधर कहते हैं, तो हलधर के भाई यानी बैल का भाई बैल ही होगा। तो एक तरह से यहाँ व्यंग किया गया है, और अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है दोस्तों यहाँ, क्योंकि जो शब्दार्थ ध्वनित हो रहा है उसी से यहाँ जो है अर्थ निकल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है ये बिहारी लाल का। 24वां प्रश्न है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान से, रूढ़ियों से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मिथक शब्द का बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि ये मिथक है ये, और किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में मिथक कह दिया जाता है, घटना विशेष के संबंध में मिथक शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे है? दोस्तों देखा जाए तो मिथक का घनिष्ठ संबंध जो है ये अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से है। अतिमानवीय यानी जो मानव की पहुंच है उससे बाहर की जो ताकत है, जो शक्ति है। जैसे कहा जाता है ना कि भीम जो थे उनको, उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, तो ये एक तरह का क्या है, मिथक है। किसी सामान्य आदमी के पास 10,000 हाथी का बल होगा, लेकिन भीम के पास था, तो ये क्या है, एक तरह का मिथक है। तो इस तरह का मिथक का उदाहरण है, आप समझ सकते हैं मिथक क्या है। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है किसको? लावेल को, प्लिंट को, एलिंगन को, हुल्मे को। तो दोस्तों देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक जो है प्लिंट को माना है, तो ये दूसरा विकल्प सही है। प्लिंट को इन्होंने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंब पर काफी कुछ लिखा है आचार्य शुक्ल ने। 26वां प्रश्न है कि अभिनवगुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? भट्टनायक को, भट्टलोल्लट को, भट्टतौत को, या आनंद वर्धन को? तो दोस्तों देखा जाए तो अभिनवगुप्त जो कि शैव दर्शन से प्रभावित थे, अभिनवगुप्त, इनका काव्य विद्या गुरु जो है भट्टतौत को माना जाता है। बड़े चर्चित विद्वान हैं भट्टतौत भी, अभिनवगुप्त के काव्य विद्या गुरु माने जाते हैं। 27वां प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? जॉन बाथ ने, ल्योतार ने, फ्रेडरिक जेम्सन ने, या पीटर बर्जर ने? तो दोस्तों देखा जाए तो उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन बाथ ने किया। जॉन बाथ ने उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया। अगला प्रश्न है कि काव्य ग्रह्यम अलंकारात सूत्र किसका है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र किसका है? भामह का, रुद्रट का, वामन का, या अभिनवगुप्त का? तो दोस्तों काव्यम ग्राह्यम अलंकारात यह सूत्र जो है वामन का है। वामन 8वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य थे, इन्हीं के द्वारा दिया गया यह सूत्र है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। 28वां प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण है? नकल की नकल, नकल असंभव, नवसर्जन। अरस्तु अनुकरणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनके अनुसार अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल की नकल को अनुकरण कहते हैं या नकल को अनुकरण कहते हैं? ये जो चौथा विकल्प है दोस्तों नवसर्जन। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का मतलब होता है नवसर्जन। अनुकरण का मतलब ये नहीं होता कि नकल या नकल की नकल। नवसर्जन यानी कविता को भी अनुकरण मानते हैं वो। नवसर्जन यानी दोबारा से किसी चीज का सर्जन करना। दोस्तों सर्जन शब्द ही शुद्ध है वस्तुतः। सर्जन, अंग्रेजी वाले सर्जन नहीं, हिंदी का सर्जन। ये सर्जन शब्द ही सही है। अच्छा, जहाँ
सृजन शब्द लिखा होता है। सृजन शब्द कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो सृजन शब्द अशुद्ध है, सर्जन शब्द शुद्ध है। तो नव सर्जन, अब यहाँ सर्जन आ गया तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ उल्लेख कर देना जरूरी है। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? ये नव सर्जन है दोस्तों, नकल नहीं है, नकल की नकल नहीं है, असंभव नहीं है, नव सर्जन है दोस्तों। 29वां प्रश्न है कि अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना के विषय में, अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूत ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना एक कला है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये सही है, क्योंकि ये सही नहीं है। पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी अभिव्यंजना मानसी चित्र है, ये भी सही है, मानसी चित्र है, मानसिक चित्र है। सहजानुभूति ही, यानी सहज ही अनुभूति होती है अभिव्यंजना के माध्यम से, अभिव्यंजना एक कला है, सही है। लेकिन अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये कथन अपने आप में अभिव्यंजना के विषय में सही नहीं है, गलत है। 30वां प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से किसे, निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद इन्होंने नहीं माना है? 4 विकल्प हैं, पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, कल्पना वक्रता या पद पूर्वार्ध वक्रता। तो दोस्तों देखा जाए तो पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और एक ही चीज़ 2 बार यहाँ हो गया, पद पूर्वार्ध वक्रता, ये सब सही है। ये जो तीसरा विकल्प है कल्पना वक्रता, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद में कल्पना वक्रता का जिक्र नहीं किया है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। 31वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, लिख के यहाँ छोड़ दिया गया है, उत्तर आधुनिकतावाद, स्वच्छंदतावाद, ये 4 अवधारणाएं हैं, 4 वाद हैं। इनको उनके आचार्यों के साथ यहाँ, पाश्चात्य विद्वानों के साथ यहाँ सुमेलित करना है। तो दोस्तों देखा जाए तो पहला जो है उत्तर संरचनावाद, लुई अल्थुसर उत्तर संरचनावाद से संबंधित विद्वान है। दूसरा है यथार्थवाद, यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है जॉर्ज लुकाच। और तीसरा है उत्तर आधुनिकतावाद। तो दोस्तों उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित जो विद्वान हैं ये है रॉबर्ट बर्न्स। और चौथा है दोस्तों स्वच्छंदतावाद, नहीं माफ कीजिएगा, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित विद्वान है फ्रेडरिक जेम्सन, है ना, और स्वच्छंदतावाद से संबंधित हैं रॉबर्ट बर्न्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन और स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स। तो ये इस तरह से चारों विद्वान 4 विभिन्न अवधारणाओं या वादों से इस प्रकार संबंधित हैं। दोस्तों 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? दोस्तों भरत मुनि, बार बार मैंने इनके विषय में बताया कि ये 2री शताब्दी के थे। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य कहे जाते हैं, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का दर्जा दिया। पूछा जा रहा है कि ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिभाषा है जिसको भरत मुनि ने दी? पहला है समास की अधिकता ओज कहलाती है। दूसरा है लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए तो वो ओज होता है। तीसरा है अलंकार और गुण एक दूसरे के सादृश्य हों जब तब ओज होता है। और चौथा है समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना जो है ओज गुण से संपन्न कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है दोस्तों कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण से संपन्न रचना कहलाती है, ये भरत मुनि के द्वारा दी गई परिभाषा है और बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। दोस्तों सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार द्वारा रचा गया ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
दोस्तों पहला विकल्प है भामह, दूसरा वामन, तीसरा भोजराज और चौथा है पिंगल। तो दोस्तों देखा जाए तो सरस्वती कंठाभरण जो है ये भोजराज के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ का सर्जन किया, रचना की। दोस्तों काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की परिभाषा किसकी? ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, भामह, वामन, भोजराज और पंडितराज जगन्नाथ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वामन जो हैं ये काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये काव्य गुण की परिभाषा वामन के द्वारा दी गई। दोस्तों 35वां प्रश्न है कि काव्य हेतु के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? काव्य हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए। तो काव्य हेतु के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 3, 8 या 6? तो दोस्तों देखा जाए तो ये 3 प्रकार काव्य हेतु के बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इस पर पहले भी प्रश्न बन चुका है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 चीजें। प्रतिभा का मतलब प्रतिभा एक जो टैलेंट होता है व्यक्ति के अंदर। व्युत्पत्ति का मतलब शब्द ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान से है। और अभ्यास का मतलब बार बार कोई चीज़ अभ्यास करेंगे तब जाके काव्य गुण। ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिए तो बस फिर आप कालिदास हो गए, आप तुलसीदास हो गए, ऐसा नहीं है। काव्य की प्रतिभा भी है आपके अंदर और शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी है आपके अंदर, तो भी बार बार आपको अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके अच्छी कविता का आप सर्जन कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस प्रतिभा है और आप कालिदास हो गए। बिना अभ्यास के आपकी रचनाशीलता में निखार नहीं आता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। 36वां प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोल्लट ने, शंकुक ने या भट्ट नायक ने? तो दोस्तों बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व, 2 चीजें, भावकत्व और भोजकत्व, इसकी कल्पना किस आचार्य ने की? तो दोस्तों भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की रस निष्पत्ति के विवेचन में। बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। 37वां प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट, शंकुक या भट्ट नायक? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी ये चौथा विकल्प ही सही है, भट्ट नायक। भट्ट नायक जो है रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति को ये प्रधान मानते हैं। अभिधा शब्द शक्ति ही रसानुभूति कराती है और अभिधा शब्द शक्ति को ही ये रसानुभूति कराने में प्रधान मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। 38वां प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग, लक्षणा, तात्पर्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य थे वामन, और इन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, व्यवहार किया है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 39वां प्रश्न बड़ा रोचक है कि वाराणसी का बनारस रूप में परिवर्तन किसका उदाहरण है? क्योंकि शुद्ध शब्द है वाराणसी, अब वाराणसी जो है वो बनारस हो गया, बनारस, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से ये उस पर पूछा जा रहा है कि ये किसका उदाहरण है? स्वर विपर्यय का, व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का और व्यंजन लोप का? तो दोस्तों देखा जाए तो वाराणसी का बनारस होना ये व्यंजन विपर्यय है। व्यंजन विपर्यय का मतलब वाराणसी हो गया क्या? बनारस, यानी र की जगह ना हो गया, ना की जगह र हो गया। तो एक तरह से ये व्यंजन विपर्यय है, यानी जो व्यंजनात्मक शब्द है, व्यंजन एक वर्ण है, जो शब्द नहीं वर्ण है, जो व्यंजन, र एक व्यंजन है, न क्या है? एक व्यंजन है, तो इधर का उधर हो गया। तो ये दोस्तों व्यंजन विपर्यय का उदाहरण है, बाकी सारे विकल्प गलत है। 40वां प्रश्न है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है? काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, नाट्यशास्त्र, साहित्य सर्वस्व? दोस्तों काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ जो है वो है काव्यालंकार।
ये भामा का काव्यालंकार है 6वीं शताब्दी का दोस्तों। तो काव्यालंकार रचना जो है ये काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या इससे प्रस्तुत होती है। 41वां प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं वामन, भामा, रामचंद्र गुणचंद्र, दंडी। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं। तो दोस्तों रामचंद्र गुणचंद्र ये सुख दुखात्मको रसः कहने वाले विद्वान हैं रामचंद्र गुणचंद्र। 42वां प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, कथन किसका है? वामन का, भामा का, रामचंद्र गुणचंद्र का, दंडी का। तो दोस्तों समास की अधिकता ओज कहलाती है, ये कथन कहने वाले हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन जो कि 8वीं शताब्दी के आचार्य थे, इन्होंने समास की अधिकता ओज कहलाती है ऐसा कहा, इस तरह का अपना मत प्रकट किया। दोस्तों काशिका क्या है? ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही अलग सा है और 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। काशिका क्या है? पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि कृत वाक्यपदी की टीका, पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका। तो दोस्तों देखा जाए तो ये पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। ये काशिका क्या है? ये पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। तो ये दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। अगला है कि चंपू के 2 भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करंभक, विरुद्ध और कुलक। तो दोस्तों चंपू आप जानते हैं गद्य पद्य और चंपू ये 3 तरह का साहित्य होता है, गद्य पद्य और चंपू। चंपू जो होता है गद्य पद्य मिश्रित होता है। चंपू के भी 2 भेद माने गए हैं। ये तो तीसरा विकल्प है विरुद्ध और करंभक, ये अपने आप में सही है क्योंकि विरुद्ध और करंभक ये 2 भेद माने गए हैं किसके? चंपू के। दोस्तों 45वां प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? दोस्तों आप जानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण उनकी एक रचना है। तो यही पूछा जा रहा है कि किस आचार्य ने, विश्वनाथ के अतिरिक्त ऐसे कौन आचार्य हैं जिन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया? जैसे साहित्य दर्पण तो किसकी रचना है? विश्वनाथ की। तो साहित्य शब्द को उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णित किया, प्रयुक्त किया, वर्णित किया, प्रयुक्त किया। तो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, आनंदवर्धन, रुय्यक, राजशेखर और भामा। तो दोस्तों ये जो दूसरा विकल्प है रुय्यक, क्योंकि साहित्य मीमांसा करके रुय्यक की भी एक अपनी रचना है। तो साहित्य शब्द को विश्वनाथ के अतिरिक्त रुय्यक ने अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है और रुय्यक का साहित्य मीमांसा। दोस्तों 46वां प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य का अर्थ वैज्ञानिक विवेचन आनंदवर्धन, रुय्यक, वामन और भामा। तो दोस्तों देखा जाए तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले आचार्य वामन हैं। बार बार आचार्य वामन का नाम आ रहा है। 8वीं शताब्दी के आचार्य थे आचार्य वामन। और मैं इनकी शताब्दी इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, भाई आनंदवर्धन किस शताब्दी के थे, वामन किस शताब्दी के थे, भामा किस शताब्दी के थे, भरतमुनि किस शताब्दी के थे। तो ये चीज़ आप जानिए, जैसे भरतमुनि 2री शताब्दी के थे, भामा 6वीं शताब्दी के थे, कुंतक 10वीं शताब्दी के थे, वामन 8वीं शताब्दी के थे, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के थे, है ना। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इनको जानना चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में आते रहते हैं। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, शायद ये रिपीट हो गया है प्रश्न, एक बार पीछे आया है। खैर कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो फिर आपका तैयार ही तो होगा। बार बार कोई चीज़ आप रिपीट करते हैं तभी जाके वो चीज़ दिमाग में बैठती है। तो काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा किसकी परिभाषा है? दंडी, रुद्रट, मम्मट या वामन की। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है ये अपने आप में सही है क्योंकि काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा ये वामन की रचना, वामन की परिभाषा है, वामन का कथन है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कुल कितने हैं? क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो इनके अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कुल कितने हैं? 17 भेद, 43 भेद, 27 भेद या
15 भेद। तो दोस्तों देखा जाए तो क्षेमेंद्र ने औचित्य के कुल 27 भेद बताए हैं। 27 भेद। क्षेमेंद्र जो कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इन्होंने कुल 27 भेद का जिक्र किया है। दोस्तों लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें कौन सा काव्य दोष परिलक्षित होता है? आक्रमत्व दोष, ग्रामीणत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष या अयथार्थ दोष? तो दोस्तों देखा जाए तो लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें अयथार्थ दोष देखने को मिलता है, क्योंकि भक्तजन शंख ध्वनि झनकार, क्योंकि शंख ध्वनि का झनकार नहीं होता, ये अयथार्थ चीजें हैं। अयथार्थ माने यथार्थ में जो चीज ना हो, है ना। कविता में कोई चीज ऐसा वर्णित हो कि जो चीज यथार्थ में ना हो, तो भाई देखिए झनकार शब्द का प्रयोग जो है पायल के लिए होता है, शंख के लिए झनकार शब्द का प्रयोग नहीं होता। वो जो झुनझुनी बजाई जाती है, रामायण वगैरह लोग गाते हैं, तो उसके लिए आप झनकार शब्द का प्रयोग करिए तो चलता है, लेकिन आप शंख के लिए, शंखनाद होती है, शंख की नाद होती है, तो शंखनाद शब्द का प्रयोग करिए तो ठीक है। अब शंख की झनकार शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं तो ये क्या है? अयथार्थ दोष है। हालांकि कृष्टत्व दोष, ग्रामीणत्व दोष या आक्रमत्व दोष इसमें नहीं है। दोस्तों 50वां प्रश्न है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी शताब्दी के आचार्य भरत थे, दूसरी शताब्दी के, और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इन्होंने पंचम वेद की संज्ञा दी इसको। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों 35 अध्याय, 36, 37, 38, ये 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दोस्तों कुल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं दोस्तों भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल। तो इस तरह से दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन था, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो कभी भी उसकी डेट की घोषणा हो सकती है, और जब डेट की घोषणा हो जाएगी तब क्या होगा? तब यही होगा कि नहीं, अब तो परीक्षा के लिए समय ही नहीं बचा। तो इसलिए आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहें और चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।